नमस्कार दोस्तों, आज 11 मई है। चलिए आज के प्रमुख करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 1999 से मनाया जा रहा है और इस क्रम में इस साल का ये 30वां आयोजन है। इस वर्ष की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम काफी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना होगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत द्वारा 1998 में किए गए शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल परीक्षण के सफलतापूर्वक होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह परीक्षण भारत सरकार ने राजस्थान के पोखरण रेंज में किया था। आइए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक स्पेस एक्स से रिलेटेड है। हाल ही में स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। स्पेस एक्स एक अमेरिकी प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनी है जिसके सीईओ इलॉन मस्क हैं तथा इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया के हाउथ्रोने में अवस्थित है। इस कंपनी ने अपनी परियोजना स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए इन 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को भेजा है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट इलॉन मस्क का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके जरिए ये लो कॉस्ट इंटरनेट सेवा प्रदान करना चाहते हैं, रिमोट से रिमोट लोकेशंस पर भी। इसके द्वारा आप स्पेस में भी इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इस परियोजना को इलॉन मस्क ने 2015 में अनाउंस किया था और उस समय इन्होंने 4000 सैटेलाइट्स के मेगा कंस्टलेशन की एक संकल्पना दी थी कि इसके लिए ये 4000 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें उसके लिए मंजूरी उस समय नहीं मिल पाई थी। केवल 1200 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने के लिए इन्हें मंजूरी मिली थी। उसी क्रम में इन्होंने ये 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट एक ऐसी ऑर्बिट होती है जो पृथ्वी से लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होती है और जब इनमें अवस्थित सैटेलाइट्स का जीवन काल पूरा हो जाता है तो ये धीरे धीरे अपने आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी की तरफ गिर जाती हैं। स्पेस एक्स ने इन 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को अपने फेमस रॉकेट फाल्कन 9 के जरिए स्पेस में भेजा है। फाल्कन 9 का ये लगातार 10वां सफल उड़ान था और इन सब सैटेलाइट्स को केप कैनवेरल स्पेस स्टेशन से भेजा गया है। आप ये मैप में दुनिया के कुछ इम्पोर्टेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस को देख सकते हैं। उनमें से स्पेस एक्स ने यहाँ, ये अमेरिका का फ्लोरिडा है, नंबर 3 से जो दिखाया गया है, इसी राज्य में यहाँ केप कैनवेरल है। ये जो आगे हुआ आप बड़ा हुआ देख रहे हैं थोड़ा सा, एक केप कैनवेरल है। यहीं पे ही अमेरिका का जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर अवस्थित है। यहीं से ही स्पेस एक्स ने अपने 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। यहाँ से आप देख सकते हैं भारत का भी ये स्पेस स्टेशन है जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो कि श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ आप पूरे दुनिया भर के बहुत सारे लॉन्चिंग स्टेशंस को देख सकते हैं। चाइना के देख सकते हैं, यहाँ पे है, अमेरिका के और भी यहाँ पे हैं, रूस के आप देख सकते हैं, रूस के हैं ये। तो इस तरह से बहुत सारे स्पेस स्टेशन हैं। चलिए हम लोग अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। हम लोगों का दूसरा टॉपिक है हेमंत बिस्वा शर्मा से रिलेटेड। ये अभी हाल ही में असम के 15वें चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी ने इन्हें चीफ मिनिस्टर के लिए शपथ दिलवाई। यहीं पर देख लेते हैं कि हमारे संविधान में
कौन सा आर्टिकल है जो चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है? तो 164वां आर्टिकल का एक हो गया, सब आर्टिकल एक चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से संबंधित है। कहता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। पेपर में अक्सर यहाँ पे सेलेक्ट दे देता है, SELECT, सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि गलत है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। अपॉइंट किया जाता है, न कि सिलेक्ट किया जाता है। इसी में ही आप देख सकते हैं आर्टिकल 164(2), आर्टिकल 164(3) और आर्टिकल 164(4) को देख सकते हैं। आर्टिकल 164(3) के तहत गवर्नर मिनिस्टर्स को ओथ दिलाता है और आपका जो CM होता है वो भी एज ए मिनिस्टर ही शपथ ग्रहण करता है। और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आसाम से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। असम की एक प्रमुख नदी है बराक नदी, जो कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में प्रवाहित होती है। ये नदी कुछ समय के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। इसी नदी में आपका नेशनल वाटरवे 6 अवस्थित है, जो लखीपुर से भंगा तक इसका विस्तार है। इसी नदी पर तिपाईमुख डैम को भी प्रपोज किया गया है, जो कि मणिपुर स्टेट में है। ये आप असम का मैप देख सकते हैं और इसमें ये बराक नदी है। बराक नदी असम के दक्षिण में है। ये आप देख रहे हैं, ये दक्षिण में, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ये जो आप देख रहे हैं, इतना पार्ट ये नेविगेबल है और यही आपका है नेशनल वाटरवे 6। इसके आगे बराक नदी बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है। आगे हमारा टॉपिक है चाइना से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले चाइना के ही तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ जानते हैं। तियांगोंग स्पेस स्टेशन एक लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन होगा, जो कि 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होगा। इसे चाइना 2022 तक को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और इसी क्रम में इस स्पेस स्टेशन में कुछ मॉड्यूल्स भेज रहा है। उस मॉड्यूल्स में पहला मॉड्यूल है तियान्ने मॉड्यूल, दूसरा वेंटियान और तीसरा मेंगटियान। तिन्हाए, वेंटियान, मेंगटियान, ये सारे के सारे मॉड्यूल स्पेस स्टेशन में हैं। एक एक करके भेजा जा रहा है और जाके वहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, जाके वहाँ पर एक दूसरे से असेंबल कर उठेगा। तो इसी क्रम में उसने 29 अप्रैल 2021 को अपना तिहान्ने मॉड्यूल, जिसे हार्मनी ऑफ द हेवन के नाम से भी जाना जाता है, को उसने अपने एक रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B के जरिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। उसके बाद ये रॉकेट जब पृथ्वी की तरफ गिरने लगा, यानी इस तिन्हाए मॉड्यूल को 340 या 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ के आने के बाद ये जब नीचे गिरने लगा तो चाइना का कंट्रोल इस रॉकेट से हट गया और उस कंट्रोल के हटने के बाद ये रॉकेट इंडियन ओशियन में मालदीव के पास कहीं आके गिर गया। इसीलिए ये आपका रॉकेट चर्चा में है। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा वो रॉकेट था चाइना का जो इंडियन ओशियन में अनकंट्रोल्ड वे में गिर गया। इसका भार लगभग 18 टन था। चाइना का कंट्रोल इसके ऊपर से नियंत्रण खो गया था, जिसकी वजह से ये यहाँ ओशियन में गिरा, पर ये कहीं और भी गिर सकता था और उसके वजह से काफ़ी जनहानि या और भी आर्थिक क्षति भी हो सकती थी। इसी तरह का चाइना का एक रॉकेट पहले भी गिर चुका है और वो आइवरी डी कोस्ट अफ्रीका में गिरा था, जहाँ पर उसने एक गांव में काफ़ी तबाही मचाई थी। तो ऐसा ही डर इस रॉकेट के साथ भी लगाया जा रहा था, लेकिन शुक्र मनाइए भगवान का कि ये इंडियन ओशियन में गिरा, तो इसलिए इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पे तिन्हाए, वेंटियान, मेंगटियान ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन के ही मॉड्यूल हैं, जिसे 2022 तक चाइना
इस्टेब्लिश करने के लिए उसने लक्ष्य बनाया है। हमारा अगला टॉपिक अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग से रिलेटेड है। कोविड-19 का प्रकोप झेल रहे भारत के मदद के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग सामने आई है और इसने कर्नाटका के यालानंका और कलाबुर्गी में 2 कोविड केयर हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि बोइंग ने कर्नाटका में 2 कोविड केयर हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया है। ये बोइंग याद रखना है और ये जगह याद रखना है, यालानंका और कलाबुर्गी। बात कर्नाटका की हो रही है तो यहाँ ये जान लेते हैं कि यहाँ का स्टेट फ्लावर लोटस है। लोटस का साइंटिफिक नाम निलुम्बो मुसिफेरा है। कर्नाटका का स्टेट मैमल इंडियन एलिफेंट है और इंडियन एलिफेंट IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड लिस्टेड है। यहीं पर ही जोग फॉल है जो कि शरावती रिवर पर अवस्थित है। यहीं पर ही विरूपाक्ष टेम्पल है जो हम्पी में अवस्थित है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके साथ साथ ये भी खास बात याद रखने लायक है, दिलचस्प बात है कि कर्नाटका दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है, वन एंड ओनली वन स्टेट है जिसकी बाउंड्रीज साउथ इंडिया के सभी स्टेट्स से मिलती हैं। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो साउथ इंडिया में 5 स्टेट आते हैं। एक कर्नाटका ही हो गया, दूसरा आपका तेलंगाना, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश, चौथा आपका तमिलनाडु और पांचवा आपका केरल। ये पांचों के पांचों राज्य जो हैं दक्षिण भारत कहलाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र स्टेट ऐसा कौन सा है जिसकी सीमाएं सभी दक्षिण भारतीय राज्यों से मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड से रिलेटेड। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड क्या है? ये इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत इंडियन नेवी ने अपने 9 जहाज़ों को डिप्लॉय किया है। किस चीज़ के लिए? लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और इससे रिलेटेड और भी जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं उसे पर्शियन गल्फ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भारत में लाने के लिए। और इसे कोविड-19 का ये जो सेकंड प्रकोप चल रहा है इसको देखते हुए इंडियन नेवी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है ऑपरेशन समुद्रा सेतु के तहत कि ऑक्सीजन के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स जैसे टैंकर, क्रायोजेनिक टैंकर्स आदि को भारत ले आना है। यहीं पर ही ये भी जान लेते हैं कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है। ये तो समुद्र सेतु सेकंड है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु को मई 2020 में लॉन्च किया गया था जब भारत में कोविड की पहली वेव आई थी। पहली वेव जब आई थी उस समय समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था गल्फ कंट्रीज में रह रहे आदमियों को, हमारे जो लोग वहाँ पर हैं उन्हें भारत ले आना, और ये भी नेवी के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं उसे लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया गया। ये भी नेवी के द्वारा ही किया गया है। अपना अगला टॉपिक पुदुचेरी से है। अभी हाल ही में इसे हर घर जल स्टेटस दिया गया है। हर घर जल स्टेटस उस राज्य या केंद्र शासित राज्य को दिया जाता है जहाँ पे 100% टैप वाटर की सप्लाई गांव में सुनिश्चित की जाती है। जिस भी राज्य में गांव में 100% टैप वाटर सप्लाई को सुनिश्चित किया जाता है उस राज्य को हर घर जल स्टेटस दिया जाता है। हर घर जल स्टेटस अभी तक गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार को दिया गया था। अब उसके साथ पुदुचेरी भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। इस तरह से अब भारत में 4 राज्य अथवा केंद्र शासित राज्य हैं जिन्हें ये स्टेटस प्राप्त है। हर घर जल स्टेटस जल जीवन मिशन के तहत दिया जाता है। जल जीवन मिशन को
15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था और ये मिशन जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक भारत के प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार को टैप वाटर की सप्लाई सुनिश्चित करना है जल जीवन मिशन के तहत। और उसी के तहत पुदुचेरी ने एक कारनामा कर दिखाया है। उसने अपने गांव के प्रत्येक घर में टैप वाटर सप्लाई को सुनिश्चित कर दिखाया है और उसी के लिए उसे हर घर जल स्टेटस का तमगा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश गांवों में टैप वाटर के सप्लाई के मामले में सबसे फिसिड्डी राज्य साबित हुए हैं। लद्दाख में केवल 8.83% घर ही हैं जहां पे टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध है। इसी के साथ अगर आप उत्तर प्रदेश देखें तो यहां पे भी केवल 11.19% घरों में ही टैप वाटर की सुविधा प्राप्त है। तो दोस्तों ये रहा अपना आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।